सॉलिड स्टेट का थोड़ा बहुत क्वेश्चन छूटा हुआ है, जो कल नहीं मतलब पिछले क्लास में पूरा नहीं हो पाया था। तो उसको हम अब संडे को करेंगे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट, ऐसे भी चैप्टर वो सॉलिड स्टेट लगभग समाप्त था, बस क्वेश्चन दो तीन और कराना था। तो वो हम करा देंगे। संडे को क्लास लाइव कर देंगे या फिर जैसे हो आप आके पढ़ लीजिए। अभी हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1 का। पहला यूनिट और दूसरा यूनिट समाप्त हो चुका है। लिखेंगे यूनिट 3। चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या चैप्टर का नाम लिख लिया? सच में मुंह बंद कर लीजिए। दोबारा बोलना पड़ गया है, दोबारा बोलना अब नहीं पड़ेगा। हम मुंह बंद कर लीजिए, पढ़ाई रुकी हुई है आपके का। देखो, इतना सारा हमारे आस पड़ोस बैटरी वर्क करता है, टॉर्च में, रेडियो में, घर में जो बैटरी यूज करते हैं। उस बैटरा के अंदर ऐसा क्या है कि लाइट जाने के बावजूद भी फैन चलता रहता है या हमारा जो सिस्टम है वो चलता रहता है? आखिर वो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करती है? इसको मोटा मोटी भाषा में यदि हम बोले तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन होता रहता है और केमिकल रिएक्शन के कारण ही वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर हमको यही बात बतलाता है कि केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है। तो ये चैप्टर आपको बताएगा एक रिलेशन के बारे में। इसके रिलेशन के बारे में, केमिकल कॉम्बिनेशन और इलेक्ट्रिक करंट के रिलेशन के बारे में। तो आप सबसे पहले इस चैप्टर को डिफाइन कीजिए। लिखेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relation between chemical combination and current and electric current is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस पूरा चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है और ये आपस में कैसे रिलेटेड, मतलब ये केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत केस में आप देखते होंगे केमिकल रिएक्शन होता है तो सिस्टम ठंडा हो जाता है, कुछ केस में सिस्टम गर्म हो जाता है। तो कहीं पर ये केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है, कहीं पर ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है। तो इस सब का क्या कारण है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर 3 भाग में बटा हुआ है।
इसमें आपका जो सबसे पहला भाग है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल ही बोला जाता है या इसी को डेनियल सेल ही बोला जाता है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहें, गैल्वेनिक सेल कहें या डेनियल सेल कहें, ये सब एक ही नाम है, कोई अलग नाम नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम ज़्यादा बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। यदि बुक में आपको लिखा हुआ मिले गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल तो आप इसको एक ही तरह से ले सकते हैं। इसका जो दूसरा टर्म है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसका जो तीसरा टर्म है, जो लास्ट टर्म है, वो है कंडक्टेंस। इस पूरे चैप्टर का लगभग 65 से लेकर 70% तक का जो सिलेबस है वो कवर करता है कौन? इलेक्ट्रोकेमिकल से। 15 से 20% भाग जो कवर करता है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक से, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और फिर ये मुश्किल से 5 से 10% भाग जो है, या जो बचता है रेस्ट पार्ट, लगभग 10% ये कवर करता है कौन? कंडक्टेंस। तो इसी के हिसाब से इसमें टाइम भी लगता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे कम लगेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और सबसे कम 2-3 दिन में समाप्त हो जाता है कंडक्टेंस। तो हम इस चैप्टर को इस तरीके से पार्ट वाइज पढ़ेंगे, 3 पार्ट में। लेकिन इससे पहले कि हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करें, मतलब हमारा पहला पार्ट स्टार्ट हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप ये डायरेक्ट समझ नहीं पाएंगे। आपको पहले 11th के कुछ बेसिक चीज़ों को जानना होगा। आप याद कीजिए 11th में आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे। रेडॉक्स रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पढ़े थे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन पढ़े थे। वह हर प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसी को हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहते हैं, और वह हर प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो कहलाता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाँ या ना? और आप यह भी याद कीजिए कि आपको बोला गया था इस दोनों में से कोई एक काम कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो ये दोनों काम होगा और साथ साथ होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। ये एक होने का चीज ही नहीं है, इसलिए क्योंकि जरा सोचिए कि कोई एक चीज यदि इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो निश्चित है कि उसी क्षण वो इलेक्ट्रॉन कोई गेन किया होगा। काहे कि इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्री स्टेट में रहने वाला चीज नहीं है। वह एक से निकलेगा तो निश्चित है दूसरे में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में एक से निकलेगा तो दूसरे में जाएगा, तो निश्चित है कि एक यदि इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया। यानी ऑक्सीडेशन जहां होगा वहां पर रिडक्शन भी होगा। इस तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ऑक्सीडेशन कहना अधूरा बात है, सिर्फ रिडक्शन कहना भी अधूरा बात है। यदि हम ऑक्सीडेशन कहेंगे तो वहां पर हमको कहना पड़ेगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यदि हम रिडक्शन बोलते हैं तो फिर वहां बोलना पड़ेगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो बताइए पूरा बात क्या है? जब लॉस गेन दोनों हो जाए तो दोनों को जब जोड़ देते हैं तो उसी को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक फुल रिएक्शन है जिसमें लॉस गेन दोनों होता है। तो ये सारा बात जो हम अभी वर्बली आपको समझा रहे थे वो हम अब पूरा का पूरा लिख के समझाएंगे। आप स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए रेडॉक्स रिएक्शन। अभी जो हेडिंग आप डाल रहे हैं यह 12th का पार्ट नहीं है, यह 11th का है। बस 15 से 20 मिनट हम इसको देखेंगे, फिर अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में जो सबसे पहला बात आपको जानना है वो है ऑक्सीडेशन। इसमें ज़्यादा लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे अभी इस टॉपिक में, क्योंकि ये सब बात आप 11th में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। हम बस समझा दे रहे हैं मोटा मोटी कि देखो ऐसा है ये सब। तो हम सबसे पहले देखेंगे किसको? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। जैसे जिंक एक सॉलिड होता है, ये जनरली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसीलिए इस पर जो चार्ज आता है वो कितना आता है? 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव चार्ज तभी ना आएगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अब बताइए यहाँ पर लॉस
ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये बात आप कैसे समझे? इलेक्ट्रॉन यदि प्रोडक्ट के साइड है, इसका मतलब इससे छूट के निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन निकलने वाला प्रोसेस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और चूंकि ये दोनों हाफ हाफ बात है, तो हम अपने मन से एक को कह दिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरे को कह दिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दूसरा फिर आता है यहाँ, ये पहला बात था ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा होगा कौन चीज? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है। जैसे मान लीजिए Cu++ ये एक आयन है, यदि इसको यही दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो यही दो इलेक्ट्रॉन गेन करके बताइए ये न्यूट्रल हो जाएगा। एक पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन खत्म करेगा, दूसरे पॉजिटिव को दूसरा इलेक्ट्रॉन खत्म करेगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा Cu सॉलिड में। अब आप जरा बताओ कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा ले रहा है। और सुनिए, जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है कौन? Cu++, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जिंक दिया और उसी इलेक्ट्रॉन को कॉपर आयन लिया। तो एक हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जो देखने से आपको समझ में आ जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के साइड लिखा हुआ हो, इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन कोई सिस्टम लूज कर रहा है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और यदि कहीं पर इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के साइड हो, यानी एरो के लेफ्ट साइड, इसका मतलब ही हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला प्रोसेस रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? हमारा मेन हेडिंग है रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन हम उसमें पहले समझ रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इसी दोनों हाफ रिएक्शन को जब आप जोड़िएगा, तो दोनों हाफ मिलके एक फुल रिएक्शन देगा, और उसी फुल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए। तो हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ेंगे। अब बताइए, यहाँ पर नीचे तो जगह है नहीं, तो अब जो जोड़ के होगा हम आगे लिखेंगे। दोनों रिएक्शन को कैसे जोड़ेंगे? दोनों रिएक्शन में एरो के लेफ्ट साइड जो है उसको लेफ्ट साइड लिख देंगे, और राइट साइड दोनों में जो है उसको राइट साइड लिख देंगे। तो बताइए जोड़ने के बाद क्या क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड इधर मिलेगा Zn सॉलिड प्लस Cu++ +2 इलेक्ट्रॉन, जो कन्वर्ट कर रहा है Zn++ में प्लस Cu सॉलिड में +2 इलेक्ट्रॉन में। हाँ या ना? बताइए यहाँ कुछ कटेगा भी? दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा? यहाँ पर फाइनली बचेगा Zns प्लस Cu++, ये कन्वर्ट हुआ Zn++ में और प्लस Cu। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो ये फाइनली रिएक्शन आपको कैसे मिला? जब आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जोड़ा, सम किया उसका, दोनों का सम ही क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन कहीं हम बोल रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां दोनों बात हो रही है, ऑक्सीडेशन हाफ भी और रिडक्शन हाफ भी, या ऐसे वर्बली समझें नॉर्मली
तो हम ये समझेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा और कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। जैसे देखिए, थोड़ा देखिएगा तो यहाँ जेड यहाँ एक एलिमेंटल फॉर्म में है, कोई चार्ज इस पर नहीं, लेकिन यहाँ जेड पर तो पॉजिटिव चार्ज है। बताइए ये कब पॉसिबल है? जब जिंक दो इलेक्ट्रॉन निकाला हो। और यदि जिंक दो इलेक्ट्रॉन निकाला है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बोलिए हाँ या ना। अब यदि हम रिडक्शन हाफ की बात करें, यहाँ Cu पर दो पॉजिटिव चार्ज है और ये प्रोडक्ट में जब बदला, यानी जब इसमें केमिकल चेंज आया, तो हम देख रहे हैं कि Cu2+ जो है वो कन्वर्ट कर गया है Cu सॉलिड में, यानी आयन कन्वर्ट कर गया है एलिमेंटल फॉर्म में, वो भी पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन तो एलिमेंटल फॉर्म में तभी कन्वर्ट करेगा ना जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला प्रोसेस ही क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, तो क्या आप बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ? और फ्रेश बोलिए तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जेड का। रिडक्शन किसका हुआ? टीयू का नहीं, Cu++ का रिडक्शन हुआ। यही यही सब छोटा छोटा बात ध्यान में रखना होता है। आप बताइए कि Cu का रिडक्शन होगा, इसका मतलब आप समझते हैं कि Cu दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके तो Cu2- में ना कन्वर्ट कर जाएगा। तो आप बोलने में थोड़ा पारदर्शिता दिखाइए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो उस चीज को स्पष्ट कर रहा है कि नहीं। साइंस में इस चीज का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ जेड का, जिंक का, जिंक एटम का या जिंक एलिमेंट का, और रिडक्शन हुआ Cu2+ आयन का। क्लियर है ये? बता रहेंगे। और यहीं पर आप इसको डिफाइन भी करेंगे। अब हम डिफिनेशन लिख रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन का, तो हम यहाँ से लिखेंगे सम ऑफ, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए और फिर आगे बढ़िए। सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, sum of oxidation half reaction and reduction half reaction is called redox reaction. Sum of oxidation half reaction and reduction half reaction is called redox reaction. यहाँ से एक बात दिमाग में हर हमेशा सेट रखिएगा कि जब आप रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पर दो बात आपके दिमाग में आना चाहिए। एक आना चाहिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा आना चाहिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन। मतलब एक प्रोसेस इलेक्ट्रॉन लेने वाला और एक प्रोसेस इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानिए। ये रेडॉक्स रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो यदि आप यहाँ तक लिख चुके हैं तो फिर नीचे लिखिए, तो चेंज करो कि पूरा कीजिए इसको। अब शुरू करें बताना। लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ redox
रिएक्शन। ए नंबर, ए नंबर डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। बी नंबर अभी हम नहीं लिखेंगे, हम इसको डिफाइन करते हुए चलेंगे। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। यदि आप ये हेडिंग ए नंबर लिख चुके हैं तो रुक जाइएगा यहाँ, यहाँ अब समझिए, पहले दोनों टॉपिक को समझ लीजिए। एक होता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों में क्या अंतर है आप इसको समझ लीजिए, फिर हम एक ही बार में लिख लेंगे। यहाँ तक के बाद लिखना मत, सुनिए। अभी जो रिएक्शन था उसमें जेड सी यू प्लस प्लस के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट कर रहा था किस में, जेड प्लस प्लस में और सी यू सॉलिड में, यही था ना। एक चीज देखो, आयन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। तुम चाहोगे कि तुम आयन को अपने हाथ पर रख लो या बेंच पर रख लो या किसी फर्श पर रख लो, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आयन का एग्जिस्टेंस ही होता है वाटर में या किसी पोलर सॉल्वेंट में, पहली बात। और ये जिंक है, ये सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस है, तो आप उसको फील भी कर सकते हैं, आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो नजर आएगा। तो यदि हम चाहते हैं कि जिंक और इस यू प्लस प्लस आयन का रिएक्शन हो तो ये कैसे पॉसिबल है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बर्तन लेंगे, एक बर्तन में CuSO4 डाल देंगे। CuSO4 इस बर्तन के अंदर जाके टूटेगा Cu प्लस प्लस में और SO4 2 माइनस में। अब बताइए, इस बर्तन में कॉपर का आयन आ गया, ऊपर देखिए, इस बर्तन में कॉपर का आयन आ गया। अब देखो, इसमें तुम क्या करो, एक जिंक का रॉड डाल दो। ये किस चीज का रॉड है, जिंक का रॉड। तो जिंक का रॉड है तो निश्चित है उसमें जिंक का, वो जिंक का एलिमेंट हुआ, वहां पर जिंक का एटम पाया जाएगा। अब बताइए, जब ये रॉड इस पानी में गया तो इसको दर्शन होगा कि नहीं Cu प्लस प्लस से, और Cu प्लस प्लस से यदि दर्शन होगा तो निश्चित रूप से रिएक्शन होगा। यानी यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ देर के बाद आप पाएंगे कि ये जिंक का रॉड धीरे धीरे गल गया और कुछ चीज नीचे जाके बैठ गया। बताइए, तो वो बैठने वाला चीज क्या होगा। ऐसा लगता है कि गला जिंक तो नीचे जिंक ही बैठा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। गला है जिंक, बैठा होगा कॉपर। देखिए कैसे, जिंक का रॉड कन्वर्ट कर गया जिंक आयन में, इसका मतलब है कि जिंक का रॉड 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर लिया, Cu2 प्लस। और Cu2 प्लस यदि आयन वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो फिर वो आयन रहा कहाँ, फिर तो वो नीचे सॉलिड जाके सॉलिड बन के नीचे ना बैठ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि CuSO4 के सॉल्यूशन को हम कभी भी जिंक के बर्तन में प्लेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिंक का रिएक्शन हो जाएगा CuSO4 सॉल्यूशन के साथ, बर्तन गल जाएगा, फूट जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। वाई CuSO4 सॉल्यूशन इज नॉट प्लेस्ड इन जिंक मेटल और सिल्वर मेटल, क्योंकि ये सब आपस में रिएक्शन कर लेता है, इसलिए आप उसको उसमें प्लेस नहीं कर सकते हैं। खैर, ये बात तो अलग हुई। अब थोड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेडॉक्स को समझिए। मान लीजिए आप, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि हमारे इस हाथ में जिंक है, ये वाला चीज, और इस हाथ में Cu प्लस प्लस है यानी आयन है। यदि हम इस दोनों को आपस में सटा दें तो जैसे ही सटाएंगे तो बताइए केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं। यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगा वो इसलिए होगा क्योंकि जिंक का रॉड कॉपर के आयन के संपर्क में डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट एक दूसरे को दोनों टच कर लिया है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिंक का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कॉपर के आयन में डायरेक्ट चला जाएगा, उसको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में सटा हुआ है। सटा हुआ है तो आराम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक से दूसरे में हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो सिस्टम अभी हम यहाँ पर बनाए हुए थे,
आपको नहीं लगता है कि ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जिसमें जिंक का रॉड कॉपर के आयन के संपर्क में डायरेक्ट हो आ गया है? ऐसी स्थिति में यहाँ पर यही केमिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेगा, और हम कहेंगे कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ऐसी स्थिति में हम इसी को कहते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन एक ही बर्तन में होके तैयार, ये कहलाता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और जब आप ये रिएक्शन करवा रहे होंगे और उस सॉल्यूशन को छुएंगे आप, तो आप पाएंगे कि वो सॉल्यूशन गर्म हो गया है, क्योंकि इस स्थिति में जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट कर जाता है हीट एनर्जी में। यानी डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन एक ही बर्तन में होता है, जहां केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर जाता है हीट एनर्जी में। और ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, हमारा मेन टॉपिक है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। यही पूरे चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अब उसके बारे में सुनिए। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे इस हाथ में जिंक का, ये है जिंक सॉलिड, और इस हाथ में कॉपर का आयन है, हम इसको आपस में सटाएंगे भी नहीं और फिर भी केमिकल रिएक्शन होगा? क्या बताइए कि बिना सटाए कभी केमिकल रिएक्शन हो सकता है? होगा, यहाँ होगा। उसका व्यवस्था करना पड़ेगा, कुछ इनडायरेक्ट वे में कुछ काम करना पड़ेगा। उस अब कहिएगा कि क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि यदि ये दोनों सटा भी नहीं और रिएक्शन भी हो गया, तो उसी को कहा जाएगा इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसका ये मतलब हुआ कि पिछला केस में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों एक ही बर्तन में ना हो गया था, एक साथ हो गया था। लेकिन जो दूसरा केस इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन वाला केस है, उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग होगा, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला काम अलग बर्तन में होगा। रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम अलग बर्तन में होगा। और लेन देन यहाँ भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो इसको भी हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट संपर्क में नहीं होके इनडायरेक्ट संपर्क में आया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें बस एक बात समझ में आपको नहीं आया होगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तो इसी को समझने के लिए आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अन्यथा इसको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और जानिए आप, जब ये इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसी वजह से इस तरह के केमिकल रिएक्शन में, यानी इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी वहां पर केमिकल रिएक्शन करा के आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो सब बाद की बात है, फिलहाल आपको ये समझ में आया कि डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो अभी कुछ हेडिंग भी डाले थे हम लोग, तो बताइए इसका क्या डिफिनीशन होगा। सुनिए पहले हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि इफ, इसके बारे में, इफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन अगर्स in one of the vessel or in one of the container, then it is called direct redox reaction. And in this type of reaction chemical energy is converted into heat energy। क्या कोई दिक्कत है इसमें? और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें क्या लिखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन in which oxidation half reaction and reduction half reaction occurs in the separate vessel, then it is called indirect redox reaction। and in this type of reaction chemical energy is converted into electrical energy। क्लियर है ये? अब ये कैसे इनडायरेक्ट वाला काम होगा वही टॉपिक है हमारा, वो बाद का बात होगा। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आप हेडिंग डाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही वह डिवाइस है जिसमें इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन को कराया जाता है। मतलब हम दोनों को मिलाएंगे भी नहीं, फिर भी वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा। तो नीचे लिखना शुरू कीजिए, तो एरो देखें, लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन इन विच redox reaction in which oxidation half reaction
and reduction of reaction occurs in the separate vessel। उल्टा लिख दिया क्या? ओ सॉरी सॉरी, ये गलत लिखा गया। occurs in the one of the vessel, या सेम vessel कह सकते हैं। It is called direct redox reaction। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in this type of reaction chemical energy, ऊपर लिख रहे हैं, chemical energy is converted into heat energy। यदि आप यहां तक लिख चुके हैं तो बी नंबर हेडिंग डालिए, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction in which oxidation half reaction and reduction half reaction occurs in the, चेंज करो इसे, चेंज नहीं करेंगे तो ये हेडिंग मिटा देंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आदमी इसको गलत साबित कर दे। बढ़े आगे, चलिए बी नंबर हेडिंग डालिए तो, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। जहां जहां चेंज करना था वो कर दिए हैं, और उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए। बस इतना ही टॉपिक था 11th का जो आपको जानना जरूरी था। यदि आप इतना समझ गए हैं या पहले से पढ़े होंगे तो इस चैप्टर में आगे दिक्कत कहीं भी नहीं होना चाहिए। बाकी आप रेगुलर रहिए, डिसिप्लिन में रहिए तो समझ में तो आएगा ही।
अब यहाँ से आपके चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, जैसे को डैनियल सेल भी कहते हैं। ज़्यादा बार आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। हो गया लिखा हुआ? अच्छा, ये बात जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, इसको आप प्रैक्टिकली खुद से भी फील कर सकते हैं। आप आप एक बैटरी लीजिए, एवरेडी वाला या निपो वाला, एक तार ले लीजिए, एक तार को डायरेक्ट प्लस माइनस में सटा दीजिए और बैटरी को छूइए। थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि बैटरी आपको हीट किया हुआ नजर आएगा, वो लगेगा कि गर्म। और उसी तार को दो भाग में काट दीजिए, एक छोटा सा जो छोटा वाला बल्ब होता है ना, टॉर्च वगैरह वाला, वो लगा दीजिए। आप देखिएगा लाइट जलने लगेगी उसके। और उसके बाद कितना देर भी छोड़ दीजिए, बैटरी छूइएगा, वहाँ पर आप फील कीजिएगा कि वहाँ किसी प्रकार का कोई बैटरी में गर्मी नहीं आ रहा है। आप बल्ब छुइएगा तो वहाँ पर एनर्जी, हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कोई भी एनर्जी पूर्ण रूप से थोड़े एक दूसरे में रूपांतरित होता है, ट्रांसफर करता है। कुछ कुछ भाग अलग अलग चीज़ों में बंटता हुआ रहता है। ये सब बात आप फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ते होंगे। हो गया यहाँ तक? अब लिखेंगे आप अपना टॉपिक नंबर 1। देखिए तो, मिटा दें ना इसको। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को कहा जाता है गैल्वेनिक सेल। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में हमने एक बात कहा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल एक छोटा सा डिवाइस है, जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन को कराते हैं, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन करा करा कर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, या केमिकल रिएक्शन कराकर इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है। तो नीचे एरो देंगे और लिखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, और galvanic cell is a device in which indirect redox reaction occurs. In this device, chemical energy is converted into electrical energy. क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आप जो बात नहीं समझे हैं कि दो चीज को हम आपस में सटाएंगे भी नहीं और केमिकल रिएक्शन भी हो जाएगा, इसी चीज को हम तब समझ सकते हैं जब हम कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस समझें। किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का या गैल्वेनिक सेल। स्टार लगाइए, हीटिंग डालिए।
वर्किंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लगा दीजिएगा VVI। यदि आप इस फोटो को ढंग से नहीं समझे और इसके वर्किंग प्रोसेस को नहीं समझे तो पूरा चैप्टर का सत्यानाश हो जाएगा। हम जितना भी बात आगे 10-20 दिन तक करते रहेंगे वो सब इसी वर्किंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है। कल केवल एक फिगर को बताने में हमारा पूरा क्लास समाप्त हो जाएगा। उस फिगर को, उसके वर्किंग प्रोसेस को सबको बहुत बढ़िया से समझना है। कारण यह है कि वो फिगर हमेशा देता नहीं है, आपको खाली कहेगा देखो ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड पर ये हो रहा है, कैथोड पर ये हो रहा है। तो वहां पर आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे वो बात नहीं समझ में आएगी। तो कल का क्लास थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के ख्याल से। आइए कल